नमस्कार। हमारी आज की कहानी है एक पत्नी की प्रतीक्षा। मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक अनपढ़ और गंवार लड़की से बचपन में ही कर दी थी, जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। जब मैं बड़ा हुआ तो अच्छे से पढ़ाई करके प्रोफेसर बन गया। पिताजी के देहांत के बाद मैंने उस लड़की को कभी घर नहीं बुलाया और एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली। एक साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। सब कहने लगे कि मेरी पहली पत्नी पागल हो गई है। फिर एक दिन अचानक मैंने उसे देखा। तब से पुनर्विवाह की बात चली है और रघु की विचित्र मन स्थिति बनी हुई है, शादी करे या ना करे। लेकिन जब से पारो को देखकर आए थे, विवाह ना करने का विचार डगमगाने लगा है। अभी एक ही साल बीता है पत्नी कृष्णा के देहांत को। उस समय तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब पत्नी की जगह किसी को नहीं देंगे। लेकिन पारो की सुंदरता देखने के बाद उनका वो निश्चय हिलने लगा है। उस पर उन लोगों ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है। अब निर्णय की स्थिति बन गई है। सोचा प्रोफेसर शर्मा की सलाह ली जाए। करीब मित्र होने के साथ ही वो एक समझदार, सुलझे हुए और आदर्शवादी इंसान भी है। यार, बड़ी दुविधा में हूँ। दोबारा विवाह करूं या ना करूं? बड़ी झिझक के साथ रघुनाथ ने पूछा। दोबारा नहीं रघु, तिबारा। अपनी बालिका वधू को क्यों भूल जाते हो? और मैं कहता हूँ, फिर से शादी करने से अच्छा है कि अपनी बालिका वधू को ही ले आओ। भली लड़की है, तुमने त्याग कर दिया तो बेचारी भाइयों की चाकरी करते हुए जीवन व्यतीत कर रही है। अभी तो उसकी भी सुध लो। रघु खींच गए। बेवजह शर्मा की सलाह लेने आ गए थे। उन्होंने तो बातों को और भी उलझा दिया। अब उस पागल को घर ले आऊं, जिसका चेहरा तक नहीं देखा कभी, जिससे सालों पहले ही नाता तोड़ चुका हूं। रंभा नाम था उसका। तब रघुनाथ कोई 16-17 साल के थे। पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन परिवार की बाल विवाह की परंपरा के बलि चढ़ गए। बाबूजी के दबाव में ना करते हुए भी रंभा से विवाह करना पड़ा। क्योंकि रंभा अभी 12-13 साल की ही थी, इसीलिए गोना 5 साल बाद होना तय हुआ। रघु खुश हो गए कि बाबूजी ने रंभा नाम का जो फंदा गले में डाला था, उससे 5 साल तक पीछा छूटा। वे जी जान से पढ़ाई में जुट गए। इसी बीच बाबूजी का देहांत हो गया। माँ तो पहले ही चल बसी थी। बाबूजी कभी कभार रंभा की सुध लेते थे, पर उनके जाने के बाद रघु ने तो जैसे उसे भुला ही दिया। 5 साल बाद जब रंभा के पिता ने गौने की बात छेड़ी, तो रघुनाथ अभी नहीं कहकर बात टाल गए। इधर पढ़ लिख कर वो प्रोफेसर बन गए। दिखावा उन्हें पसंद था ही। प्रोफेसर बनने के बाद अनपढ़ गंवार रंभा उन्हें अपनी गृहस्थी के लिए अनुपयुक्त लगने लगी। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी पत्नी को वो घर नहीं लाएंगे। और फिर कई लड़कियों को देखने के बाद उन्होंने कृष्णा को पत्नी के रूप में चुना। अमीर घराने की कृष्णा की सुंदरता, शिक्षा और रहन सहन के तौर तरीकों को देखकर रघुनाथ आनंदित हो गए। ये बात और है कि कृष्णा ने कभी गृहस्थी का कारभार नहीं संभाला। सारे काम के लिए उसने नौकर लगवा दिए और खुद सज धज कर दिन भर घर में बैठी रहती। लेकिन रघुनाथ को कोई शिकायत नहीं थी। इधर रंभा के बारे में कभी कभार सुनने को मिल जाता कि उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वो दिन भर बस पूजा पाठ और घर के काम में व्यस्त रहती है। किसी से मिलना जुलना नहीं, उठना बैठना नहीं। लेकिन रघु पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होता था। वो तो बस सलीकेदार पत्नी कृष्णा को पाकर मगन थे। लेकिन उनकी खुशियों को शायद रंभा की हाय लग गई। पिछले साल कृष्णा को कुछ ऐसा बुखार हुआ कि वो ठीक ही नहीं हो पाई। उसके देहांत के बाद एक बार फिर रघुनाथ अकेले रह गए। घर में 2 नौकरों के साथ 1 साल तक यूं ही चलता रहा। लेकिन फिर लोगों ने सलाह देनी शुरू कर दी। अभी उम्र ही क्या है, यूं अकेले जीवन थोड़े ही बीतेगा। शादी कर लो, तुम्हें आसरा भी मिल जाएगा और वंश बढ़ाने के लिए कुल दीपक भी तो चाहिए। और ये लोगों की सलाह का ही नतीजा है कि दोबारा विवाह का जिक्र होने लगा है। खैर, रघुनाथ दिखावा भले ही करते हों, लेकिन बुरे इंसान नहीं हैं। उनके दूसरे दोस्तों ने भी यही सलाह दी कि रंभा को ही वापस बुला लिया जाए।
रघुनाथ ने सोचा, कोई बुराई नहीं है। वैसे भी स्वाभिमानी रंभा वापस नहीं आएगी, और आई भी तो मैं ऐसा सख्त व्यवहार करूंगा उससे कि 4 दिन में ही भाग जाएगी। दोस्तों के बीच अच्छा भी बन जाऊंगा और निभाना भी नहीं पड़ेगा। रघुनाथ स्वयं नहीं गई, बल्कि अपने नौकरों को भेज दिया रंभा को लाने, यह सोचकर कि नौकरों को देखकर ही शायद रंभा ना लौटे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाम को जब रघुनाथ कॉलेज से लौटे तो एक स्त्री पानी का गिलास लेकर हाजिर हो गई। रघुनाथ अचंभित रह गए। चाय बनाऊं? कुछ नाश्ता करेंगे? वैसे नाश्ता तैयार है। स्त्री की आवाज सुनकर रघुनाथ चौंके, लेकिन कुछ बोल ना पाए। मैं रंभा हूं, शायद आपने पहचाना नहीं मुझे। हाँ ठीक है, आवाज थोड़ी सख्त कर ली रघु ने, जैसे ही उन्होंने पूर्व योजना बना रखी थी। मुझे नाश्ता वाश्ता नहीं करना, तो चाय पी लें, थकान दूर हो जाएगी। ये कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए रंभा रसोई की ओर मुड़ गई। रघुनाथ दंग रह गए। कृष्णा जब तक जीवित रही, कॉलेज से लौटने पर कभी पानी का गिलास तक लेकर खड़ी नहीं रही, ना ही कभी चाय नाश्ते को पूछा। उसके रहते ये जिम्मेदारी नौकरों ने ही पूरी की। तभी रंभा चाय ले आई। रघुनाथ चाय पीकर तरोताजा हो गए, लेकिन घर पर अधिक समय नहीं बिताना चाहते थे। उन्हें लगने लगा कि रंभा उन्हें फंसाने की फिराक में है और वो उसे और मौका नहीं देना चाहते थे। इसीलिए फौरन निकल गए। देर रात तक जब रघुनाथ घर लौटे तो रंभा सोफे पर बैठी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें देखते ही बोली, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लगा देती हूँ। क्यों, नौकर नहीं है क्या घर में? मैं उनसे खाना मंगवा लूंगा, तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। पति को खाना नौकर परोसे, ऐसे संस्कार मेरे नहीं हैं। वैसे भी इतनी पूजा पाठ के बाद आपकी सेवा का अवसर मिला है तो उसे गंवाना नहीं चाहती। रघुनाथ के कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। घर में इस तरह का संस्कार देखने का उन्हें सौभाग्य ही नहीं मिला था। माँ बचपन में ही गुजर गई थी और पत्नी कृष्णा को तो अपने बनाव श्रृंगार से ही फुर्सत नहीं मिली थी कभी। वो हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। पहली बार किसी ने प्यार से अपने हाथों से खाना बनाकर उन्हें खिलाया था, वरना बचपन से लेकर अब तक उन्होंने नौकरों के हाथ का ही बना खाना खाया था। उस प्यार की मिठास वो खाने के स्वाद में स्पष्ट महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई तारीफ नहीं की। वो नहीं चाहते थे कि रंभा ये समझे कि उनका मन उनसे जुड़ने लगा है। वो चुपचाप खाना खाकर सोने चले गए। सुबह भी बिना किसी से कुछ कहे जल्दी ही निकल गए ताकि उस पतिव्रता से सामना ना हो। लेकिन एक बात वो पूरे दिन महसूस करते रहे, वो रंभा उनके दिलो दिमाग से हटी नहीं, बल्कि भीतर ही भीतर घूमती रही। कॉलेज से छूटने के बाद मित्र मंडली के साथ चौकड़ी जमाने की उनकी पुरानी आदत थी, लेकिन आज उनका घर जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। एक अजनबी स्त्री के रहते घर में जाना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। मन में अजीब सी उलझन थी। वो पत्नी के सारे अधिकार जताने की कोशिश कर रही थी और रघु ये बिल्कुल ही भूल चुके थे कि उन्होंने उससे कभी विवाह किया था। लेकिन देर रात ही सही उन्हें घर लौटना ही था। घर लौटे तो फिर रंभा उनकी प्रतीक्षा में बैठी मिली। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी चाकरी के लिए नौकर हैं घर में। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नौकरों को तो मैंने छुट्टी दे दी है, मुझसे बिना पूछे। मैं आपकी पत्नी हूं, निर्णय लेने का अधिकार है मुझे। अब जब मैं आ गई हूं तो नौकरों की क्या जरूरत? रघुनाथ खींच गए। ये तो बेवजह अधिकार जता रही है और घर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। मन ही मन सोचा, लेकिन मुंह से कुछ बोल न सके। रात भर वो ठीक से सो नहीं पाई, इसीलिए सुबह जल्दी उठकर भागने की उनकी योजना भी विफल हो गई। सुबह सुबह रंभा से सामना होना ही था। वो चाय की ट्रे लेकर उनके बेडरूम में चली आई। रघुनाथ तो बेचारे अपने कपड़ों को संभालने में लग गए।
तुम यहाँ क्यों आई चाय देने? और क्या अब मैं आपके कमरे में भी नहीं आ सकती? फिर मुस्कुराकर बोली, बड़ी ढीठ हूं ना मैं। हर रोज नए अधिकार के दावे लेकर जीवन में प्रवेश करती हूँ। ठीक है, रख दो चाय, मैं पी लूंगा। आप मुझसे नजरें चुराकर क्यों बात करते हैं? इतनी बुरी शक्ल नहीं है मेरी कि सुबह देख ले तो दिन भर पानी ना मिले। ये कहते हुए वो खिलखिलाकर हंसती और बाहर चली गई। पहली बार रघुनाथ ने रंभा को नजर उठाकर देखा था। जैसा सोचकर उन्होंने रंभा का परित्याग किया था, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। सुंदरता में कृष्णा से भी 19 नहीं थी। ना ही उसका रहन सहन बेसलीका था। हाँ, कृष्णा की तरह मेकअप नहीं थोप रखा था, लेकिन उसकी सादगी में एक अलग ही बात थी। लेकिन अगले ही पल रघुनाथ को लगा, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूं? मुझे क्या मतलब है? वो चाहे जैसी भी दिखे। चाय पीकर वो नीचे उतरे तो घर एकदम बदला बदला सा लगा। पूरा घर अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। शायद रंभा अभी अभी पूजा करके उठी थी। रघुनाथ के नीचे आते ही प्रसाद की थाली लेकर रंभा हाजिर हो गई। पर रघु को इन सब में कोई रुचि नहीं थी। मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता और ना ही ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। पिता के देहांत के बाद इस घर में कभी पूजा नहीं हुई। बेहतर होगा कि तुम भी अपनी ये नौटंकी इस घर में ना चलाओ और ना ही इस घर को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करो। रघुनाथ ने जानबूझकर बहुत कठोर स्वर में ये बात कही थी, लेकिन रंभा के चेहरे पर उन्हें कोई रोष ना दिखा। मैं अपने अनुसार घर चलाने का प्रयास नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन जब से इस घर में आई हूँ, पूजा पाठ का अपना नियम नहीं बदलूंगी। वर्षों पूजा करने से ही तो आपको पाया है। अब अगर पूजा छोड़ दूंगी तो ईश्वर समझेंगे कि मैं स्वार्थी हूँ। काम बन गया तो उन्हें भुला बैठी। रघुनाथ फिर अचंभित रह गए। जिस स्त्री का उसके पति ने अकारण ही परित्याग कर दिया हो, वो स्त्री उसके लिए व्रत उपवास पूजा पाठ ये सब कैसे कर सकती है? किस विश्वास के बल पर? शायद रंभा ने रघुनाथ के मन की बात पढ़ ली थी। मुझे विश्वास था ईश्वर मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते। जन्म जन्मांतर का रिश्ता ऐसे ही टूटता है भला। इतना विश्वास एक ऐसे व्यक्ति पर जिसे परखने का मौका भी नहीं मिला कभी। नहीं, सब बकवास है। मुझे फंसाने और आकर्षित करने की कुशल चाल है, लेकिन मैं इसकी बातों में आने वाला नहीं हूं। यूं ही 1 महीना कब बीत गया रघुनाथ को पता ही नहीं चला। लेकिन इस दौरान वो महसूस करने लगे कि रंभा की उपस्थिति अब उन्हें बुरी नहीं लगती। सच पूछो तो घर क्या होता है, कैसे जिया और संजोया जाता है, ये रंभा के इस घर में आने के बाद ही समझ में आया। वो ना चाहते हुए भी हर बात में कृष्णा और रंभा की तुलना करते और हर बार रंभा कृष्णा से आगे निकल जाती। लेकिन वो ये बात रंभा पर जाहिर नहीं करना चाहते थे, बल्कि बात बात पर उसे कड़वी बातें सुनाते, अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। पर रंभा हर हाल में शांत रहती, बस चुपचाप जिम्मेदारियां निभाते हुए, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी सपने के। शायद पति के घर में जगह मिल जाने के बाद उसका कोई सपना बचा ही नहीं था। लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। रघुनाथ अपने बेडरूम में सोए हुए थे। आधी रात बीत चुकी थी कि बिस्तर पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वो हड़बड़ाकर उठ गए। ये रंभा का हाथ था। बस उन्होंने ना आगे देखा ना पीछे, बस बरस पड़े उस पर। शर्म नहीं आई तुम्हें? आधी रात को एक पुरुष के कमरे में यूं प्रवेश करते? अब तक जो करती आई हो उसे मैं अनदेखा करता रहा। मुझ पर, मेरे घर पर जबरन अधिकार जमाती रही, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम मेरे शरीर पर भी अधिकार जमाने की योजना बनाने लगी हो। जब मैं तुम्हें पत्नी मानता ही नहीं तो क्यों मेरे गले पड़ रही हो? छी, मैं तो सोचता था कि तुम शरीफ और संस्कारी स्त्री हो। रंभा की आंखें भर आई, लेकिन वो एक शब्द भी ना बोली।
फौरन कमरे से बाहर निकल गई। सुबह रघुनाथ की आंखें खुली तो उन्हें लगा कि आज तो चाय भी नसीब नहीं होगी। रात को इतना कुछ सुनने के बाद शायद रंभा मुंह फुलाए बैठी हो, लेकिन जब नीचे उतरे तो डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता तैयार मिला। हाँ, रोज की तरह रंभा का मुस्कुराता चेहरा नजर नहीं आया उन्हें। बेचैनी से इधर उधर देखने लगे, लेकिन रंभा कहीं दिखाई नहीं दी। अब उन्हें लगने लगा कि शायद रात को वो कुछ ज्यादा ही कह गए थे। उन्हें इस तरह प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर अगले ही पल सोचा, बोल दिया तो बोल दिया, अब इतनी सी बात के लिए माफी थोड़े ही मांगूंगा। उस दिन रघुनाथ कॉलेज तो गए, लेकिन पढ़ाने में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। पहली बार रंभा का अपमान करके उन्हें इतना बुरा लग रहा था। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि रंभा से जाकर कह देंगे गलती हो गई। रात को अचानक नींद खुलने की घबराहट में अनाप शनाप बोल गए, लेकिन आवाज थोड़ी सख्त रखूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। कैसी बात करनी है, क्या कहना है, पूरे स्क्रिप्ट की दिन भर कई बार रिहर्सल करते रहे। शाम को जब वो घर लौटे तो रोज की तरह रंभा उन्हें पानी का गिलास लेकर नजर नहीं आई। उन्हें थोड़ी बेचैनी हुई। 1.5 महीने से वो आते ही रंभा को देखने के आदी हो गए थे, लेकिन नौकर रामू पानी लेकर आ गया। अरे, तुम कब आए? रघु ने पूछा। मालकिन ने बुलावा भेजा, कहा कि वो जा रही है, इसीलिए आपका ख्याल रखने के लिए मैं आज ही आ जाऊं। और हाँ, आपके लिए एक पत्र छोड़कर गई है। अच्छा, तुम जाओ और एक कप चाय बना लाओ। रामू को भेजकर रघुनाथ फौरन पत्र पढ़ने लगे। पत्र में लिखा था, क्या संबोधन दूं तुम्हें, समझ नहीं पा रही, इसीलिए बिना किसी संबोधन के ही पत्र शुरू कर रही हूं। जानती हूं तुम खुश होगे मेरे जाने से, और ये भी जानती हूं कि मेरे आने से पहले ही दिन से तुम इसी प्रयास में थे कि मैं घर छोड़ दूं, इसीलिए बात बात पर मेरा अपमान करते रहे, वरना इतना बुरा बोलना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये मैंने तुम्हारा चेहरा देखते ही पहले दिन जान लिया था। खैर, तुम अपने लक्ष्य में सफल हुए, मुझे कोई शिकायत नहीं। ईश्वर ने पति सेवा का भले ही कुछ दिनों के लिए जो अवसर दिया, उसके लिए मैं उनकी आभारी हूं। शेष जीवन इन्हीं कुछ दिनों को याद करके गुजार दूंगी। ये पत्र लिखने का उद्देश्य शिकायत करना नहीं, बस अपनी सफाई देना चाहती हूँ। हालांकि झूठ को झूठ साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, और ना ही मुझे आदत है। उस दिन रात को मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारा प्यार पाने की इच्छा से नहीं आई थी। अपने पति का प्यार पाने की सोचने की भी गलती नहीं कर सकती। दरअसल उस दिन रसोई में काम करते हुए मैं गिर पड़ी थी। बहुत चोट आई थी और दर्द सहा नहीं जा रहा था, इसीलिए दवाई लेने तुम्हारे कमरे में आई। ये सोचकर तुम्हें नहीं जगाया कि दिन भर के थके हुए हो, अकारण क्यों तुम्हारी नींद खराब करूं। दवाई का बैग तुम्हारे तकिए के नीचे था, इसीलिए खुद ही निकालने की कोशिश की। नहीं जानती थी कि पति के बिस्तर पर हाथ रखना भी एक पत्नी के लिए इतना बड़ा अपराध हो सकता है। तुम्हारी किसी बात का इतने दिनों में विरोध नहीं किया, लेकिन अपने चरित्र के विरुद्ध कोई आरोप बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए जा रही हूं। रामू को बुलावा भेजा है, उसे सारी बातें बता दी हैं। वो मुझसे भी बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेगा। रंभा का पत्र पढ़ते पढ़ते रघुनाथ की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। शायद ये पश्चाताप के आंसू थे। नहीं, अब रंभा को वो और वनवास नहीं देंगे, और जब रंभा जैसी पत्नी है तो पारों से पुनर्विवाह का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस बार वो स्वयं जाएंगे रंभा को लाने, जीवन भर अपने पास रखने के लिए। उसे पत्नी का वो सारा मान और अधिकार देंगे जिसकी वो अधिकारी है। आज पहली बार उन्हें रंभा की अहमियत समझ में आ रही थी, और विवाह की भी। आज वो सोच रहे थे कि सचमुच 7 फेरों का बंधन बहुत मजबूत होता है।
हम लाख कोशिश करें लेकिन ये बंधन नहीं टूटता। ईश्वर ने पत्नी के रूप में उनके लिए रंभा को ही चुना था। उन्होंने कृष्णा से विवाह करके ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश की थी। शायद इसीलिए ईश्वर ने कृष्णा को उनसे छीन लिया। हमारे कानून की तरह ईश्वर की अदालत में भी शायद दूसरा विवाह वैधानिक नहीं होता, लेकिन अब अपनी सारी गलतियों को सुधारने का अवसर है। अगली सुबह उन्होंने पारो के परिवार में संदेश भिजवा दिया कि अब वो विवाह नहीं करना चाहते और निकल पड़े रंभा को लाने। आज जो प्रसन्नता उनके चेहरे पर थी वो कृष्णा के विवाह के समय भी नजर नहीं आई थी। वो रंभा के पास पहुंचे और बोले, चलो रंभा, अपने घर चलो। मैंने आज तक तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तुमने बहुत सहा, बहुत सहन किया, अब और नहीं, अब नहीं। रंभा की आंखें छलछला उठी। वो बोली, देखो, मेरे भगवान ने मेरी विनती सुन ली। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना वो जरूर सुनते हैं, चाहे देर से ही सही। आज रंभा बहुत खुश थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।